यूपी में खाली हुई 2 विधान परिषद सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने पर्चा भरा। नॉमिनेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई नेताओं ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ सांसद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उम्मीद है इस चुनाव में 100%। किस तरह से अलग रहेगी? जिम्मेदारी आप पहले भी निभा चुके हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ आप पहुँचेंगे से तो प्रदेश का उपाध्यक्ष। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल ने नामांकन किया। उनके नामांकन के समय सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, सपा के सीनियर नेता रविदास मेहरोत्रा और समाजवादी पार्टी के लगभग सभी विधायक मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत हम दोनों भाई आभार प्रकट करते हैं और लड़ाई में नंबर हमारे पास है, ऐसा नहीं जीरो तो नहीं है, नंबर हमारे पास है तो नंबर है, तो इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे। यहाँ नगर निकाय चुनाव में करारी हार के बाद भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी साफ झलक रही थी। हालांकि सदस्यों की संख्या कम होने की वजह से समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना तो नहीं है, लेकिन दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं को उम्मीदवार बनाकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर जातिगत आधार पर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश की इन दोनों विधान परिषद की सीटों पर 29 मई को वोटिंग होगी और उसी दिन चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा और सपा ने नामांकन दाखिल कर दिए और इसी के साथ दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले भी शुरू कर दिए। नामांकन के तुरंत बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें पराजय के धनी नाम से संबोधित किया। समाजवादी पार्टी भी तो कैंडिडेट उतार रही है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लीना। भाजपा के हमलों का जवाब देते हुए विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने एमएलसी चुनाव में अपनी पार्टी के रोड मैप के बारे में जानकारी दी। राजनीति जो है कभी वो संख्या बल से ही नहीं होती, समीकरण से भी होती है। दरअसल लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने की वजह से उन्हें विधान परिषद से 15 फरवरी को इस्तीफा देना पड़ा था। उनका कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक था, जबकि बनवारी लाल दोहरे का निधन हो गया था, जिनका कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था। हालांकि सपा के लिए दोनों सीटों पर जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा के 403 विधायकों में से 255 विधायक अकेले भाजपा के हैं, जबकि भाजपा गठबंधन यानी एनडीए की 273 सीटें हैं। एमएलसी उपचुनाव में जीत के लिए 202 विधायकों के मतों की जरूरत है। ऐसे में सपा को विपक्ष के दूसरे विधायकों के वोट हासिल करना या फिर भाजपा के खेमे में सेंधमारी करना सपा के लिए कतई आसान नहीं होगा, लेकिन दोनों ही सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में मायावती ने निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद 2024 का एजेंडा भी सेट कर दिया है और 2024 की सियासी पिच पर एकला चलो रे की राह पर चलने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सभी 80 लोकसभा सीटों पर अकेले मैदान में उतरने की बात कही है। पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक में मायावती ने जोर शोर से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक अगले 3 महीने तक बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। अगस्त तक प्रदेश भर में सेक्टर और बूथ कमेटी का रिव्यू कर पुनर्गठन किया जाएगा। नई कमेटी में पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही 50% युवाओं के अलावा महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। निकाय चुनाव में नॉन परफॉर्मर नेताओं को बाहर किया जाएगा। सितंबर से बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, उन्हें रिव्यू करने के लिए हम लोगों को अगस्त तक निर्देश दिया। अब हम लोग पूरी ताकत के साथ उन्हें रिव्यू करेंगे। मायावती ने लखनऊ में न सिर्फ पार्टी कार्यालय पर बैठक की, बल्कि पार्टी के कुछ बड़े पदाधिकारियों और मंडल प्रभारियों से अपने आवास पर अलग अलग मुलाकात भी की है। के लिए पूरी मजबूती से तैयारी के लिए हम लोग लगे हैं। सभी 80 सीटों पर बसपा लड़ेगी। हाँ, अब उसके लिए तो बहन जी निर्णय करेंगी। उसका कोई मतलब नहीं। अभी हमारा बूथ सेक्टर कमेटी जो है वो सब दुरुस्त करने का काम हो रहा, समीक्षा हो रही है उसमें। देखिए, बहन जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि सब लोग मिलकर बिना हतोत्साहित हुए अगली लड़ाई के लिए तैयार करो। 2024 के लिए पूरी तैयारी करने लगे हैं। प्राथमिकता बूथ और सेक्टर स्तर पर कमेटियों को दुरुस्त करना होगा। सभी को मेहनत से 2024 की तैयारी में जुटने को कहा गया है। निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद अब भाजपा 2024 की प्लानिंग को जमीन पर उतारने में जुट गई और इसी को लेकर लगातार मंथन का दौर भी जारी।
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और मिशन 80 को साधने के लिए बरेली में भाजपा ब्रज क्षेत्र की बैठक हुई। ये बैठक कितनी खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मोदी योगी सरकार के 10 मंत्री, इसके अलावा ब्रज क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक और नव निर्वाचित मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जाने वाले अभियानों और निकाय चुनाव में हुई जीत हार की समीक्षा की गई। और इसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य, सभी एमएलए, एमपी ये सब लोग रहेंगे। हाँ, लोकसभा चुनाव की तो तैयारी बिल्कुल स्वाभाविक रूप से है, वो तो उसकी बात जरूर होगी। इधर गोरखपुर में भी भाजपा की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरा होने पर पार्टी 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान भी चलाने जा रही है। आगामी दिनों में एक संपर्क महाअभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष सफलतम पूर्ण कार्यकाल होने पर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न चीजों को लेकर के एक संपर्क महाअभियान चलाने जा रही है। दरअसल गोरखपुर क्षेत्र में कुल 13 लोकसभा सीटों में 11 पर भाजपा का कब्जा रहा है। वर्तमान में मऊ और लालगंज की 2 लोकसभा सीटों को छोड़ दें तो गोरखपुर क्षेत्र की सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है, जिसे बरकरार रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर बिहार के बाद यूपी में भी सियासी बवंडर शुरू हो गया है। बिहार में राजद के बाद यूपी में सपा ने विरोध का स्वर अख्तियार कर लिया है और यूपी में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम होने पर विरोध की चेतावनी दी है। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप भी लगाया है। समाजवादी पार्टी इस देश के और प्रदेश के जो सामाजिक ताना बाना है, राजनीतिक ताना बाना है, आर्थिक ताना बाना है, अगर इसको कोई बिगाड़ेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे। वही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर संतों में भी नाराजगी है। पूरी पीठ के शंकराचार्य ने सवाल उठाए। उनको भाजपा ने अपना प्रचारक बना लिया। एक दल के हो जाने से कांग्रेस आदि के द्वारा उनका विरोध स्वाभाविक है। एक तरफ जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली मांग को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, वही हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर समर्थन भी मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या वो संविधान के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं? ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों के सभी जातियों को बराबर का अधिकार है। संविधान से हमें कुछ नहीं, संविधान बना है, निरस्त भी हो सकता है। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सब मानक जो हैं बन रहे हैं। निकाय चुनाव के बाद अब सियासी दलों की नजर लोकसभा चुनाव पर है और इसी बीच यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर दावे की राजनीति तेज हो गई और अब भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के ताजा बयान से सपा बसपा की टेंशन बढ़नी तय है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 2024 चुनाव में मुस्लिम वोट्स को लेकर बड़ा दावा किया है कि मुसलमान अगले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पर जाएगा। उसके पास कोई और आका ही नहीं है। अब समाजवादी पार्टी उसका मोहभंग है। एआईएम पर, हैदराबाद वाली पार्टी पर उत्तर प्रदेश में वो विश्वास नहीं कर सकता। भाजपा सांसद के इस दावे के बाद सपा बसपा मुस्लिम वोट पर अपनी दावेदारी कर रही है। बसपा नेता इमरान मसूद ने तंज कसते हुए भाजपा और सपा पर तीखा हमला बोला। भाजपा के लोगों को मुझे लगता है ईवीएम के ज्ञाता ये बहुत ज्यादा हैं और ईवीएम की सारी चीजें जो पहले ही ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए बयान देते हैं इस तरह के। हालांकि सपा का दावा है कि सपा में ही मुस्लिम समाज का भला हो सकता है। ये लोकतंत्र है, कौन वोट कहाँ जाएगा उस पर कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता है और मुस्लिम मतदाता इतना नादान और बच्चा नहीं है कि वाजपेयी जी के अनुसार वो वोट करेगा। यूपी में करीब 20% यानी लगभग 4 करोड़ मुस्लिम हैं, जिन पर सपा बसपा और कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की भी नजर है। वहीं भाजपा भी पसमानदा कार्ड के जरिए मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने में लगी हुई है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक पर शाहमात की सियासत तेज हो गई है। गाजियाबाद में एक बार फिर से भाजपा और रालोद के दिग्गज आमने सामने आ गए हैं और दोनों के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। रालोद विधायक मदन भैया और भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बीच सियासी तकरार से गाजियाबाद में सियासी भूचाल आ चुका है। इस खींचतान की शुरुआत रालोद विधायक मदन भैया के डीएम को लिखे पत्र से हुई थी, जिसमें उन्होंने लोनी क्षेत्र में साफ सफाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल खड़े किए थे। और लोनी हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तो यहाँ का तो हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा। लोनी के आम जनमानस में और लज जनमानस की बात को अगर हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा, मुझे ये बताइए। और लोगों को तो वही से ही फुर्सत नहीं है।
दरअसल लोनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाला जावली मदन भैया का पैतृक गांव है। इसी का हवाला देकर उन्होंने भाजपा विधायक पर तंज कसा। वहीं अब नंद किशोर गुर्जर ने पलटवार करते हुए खतौली विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे को उठाए हैं। तो यूजर चार्ज की जब उन्हें यही पता नहीं है कि यूजर चार्ज कौन लगा रहा है और हमारा अध्यक्ष कौन है पालिका का, तो ऐसे लोगों के लिए बात क्या करना है। वहाँ के लोग तराही तराही कर रहे हैं, मेरे पास आए तो वहाँ जो हालात है वो मैंने लिख दिया। बता दें कि लंबे वक्त से दोनों विधायकों के बीच तकरार छिड़ी है। हाल ही में निकाय चुनाव के नतीजों में लोनी नगर पालिका से रालोद प्रत्याशी की जीत के बाद जंग और जोरदार दिख रही है। वो हमें क्या टारगेट पे लेंगे जो है? वो कोई टारगेट पे न लेंगे, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कल तक जो लोगों से नेक मांगा करते थे उन्हें निकाय चुनाव में जनता ने नगरपालिका के चेयरमैन की कुर्सी ही नेक में दी। ये है सोनू किन्नर, जिन्होंने चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के मतदाताओं ने नगर पालिका चेयरमैन का सरताज पहनाकर शहर का प्रथम नागरिक बनाया है। पीडीडीयू नगर में जीत दर्ज कर सोनू किन्नर ने जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में एक और नया कीर्तिमान गढ़ दिया है। बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को पछाड़ सोनू ने लोकतंत्र की ताकत दिखा दी है। जनता से नेक पाकर सोनू काफी खुश हैं। अब सोनू का संकल्प है कि वो जनता के भरोसे पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। नगर में नाली, सड़क, बिजली, पानी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखेंगे, समस्याओं को दूर करेंगे। देखे बोले लोग की ऐसा ऐसा बात है, फिर हम भी देखे कि रास्ता है साफ नहीं, रोड अच्छा नहीं है, उसके बाद में हर चीज़ के परेशानी था। तो उसी में मेरा भी लोग बहुत लोग कहे कि आप लोग भी एक बार लड़के कोशिश करके देखिए। नगर पालिका परिषद पीडीडीयू नगर से निर्दलीय प्रत्याशी सोनू किन्नर प्रदेश में तीसरी किन्नर हैं, जिन्होंने चेयरमैन की कुर्सी संभाली है। इससे पहले 2001 में गोरखपुर से आशा देवी महापौर बनी। वहीं 2006 में मिर्जापुर के अरहरौरा नगर पालिका से रेखा चेयरमैन बनी थी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में नया मोड़ आ गया है। ज्ञानवापी के वजू क्षेत्र में मिले तथाकथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्बन डेटिंग कराने के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर कल देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने वाली है। दरअसल हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के वुजू क्षेत्र में सर्वे के दौरान मिले तथाकथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे के आदेश दिए थे। 12 मई को हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को खारिज करते हुए एएसआई को बिना क्षति पहुंचाए जांच कराने का आदेश दिया था। 22 मई को होने वाली जांच से पहले ही अब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 22 मई को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था कि साइंटिफिक सर्वे कब और कैसे होगा। वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी परिसर के संपूर्ण एएसआई सर्वे की याचिका को भी जिला कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, जिस पर 22 मई को दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी। ऐसे में 22 मई की तारीख और कल होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सबकी निगाहें रहेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।